बेटा हमने यहाँ तक समझ लिया था कि शुद्र आंत्र में जब आता है, ठीक है, शुद्रांत्र में जब आता है भोजन तो क्या होता है उसके साथ। ठीक है, एक बार दोबारा वहां से शुरू करते हैं। शुद्रांत्र में जब भोजन आता है तो अग्नाशय और यकृत दोनों के रस उसमें आते हैं। सबसे पहले तो भोजन अम्लीय है तो यकृत से आपके जो रस आते हैं वो उसको क्षारीय बनाते हैं और पित्त लवण आते हैं। ठीक है, ये पित्त लवण जो है वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में तोड़ देते हैं, जिसे इमल्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? इमल्सीकरण। ठीक है, इस इमल्सीकरण के बाद जो अग्नाशय है, अग्नाशय से जो रस आते हैं उसमें दो एंजाइम या जैव उत्प्रेरक जिन्हें कहना चाहिए आते हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ठीक है, ट्रिप्सिन जो होता है वो भोजन जो आया है शुद्रांत्र के अंदर, ठीक है, उसमें जो प्रोटीन है ट्रिप्सिन उस प्रोटीन को खंडित करता है, जबकि लाइपेज जो है वो इमल्सीकृत छोटी गोलिकाएं जो वसा की हैं उनको खंडित करता है। अंत में जो शुद्रांत्र है हमारी, शुद्रांत्र के अंदर अपनी ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, जिसे जो कि भित्ति में ग्रंथि होती हैं जो कि आंत्र रस स्रावित करती हैं। ठीक है, ये आंत्र रस के अंदर एंजाइम होते हैं जो अंत में बचे कुचे प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो खंडन है पाचन का वो खत्म हो जाता है। अब इसके बाद जो भोजन है, पाचित भोजन, वो आंत्र की भित्ति अवशोषित कर लेती है। कैसे अवशोषित करती है? शुद्रांत्र के आंतरिक आस्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। जैसे अगर ये उसकी किनारी है तो इस किनारी पर छोटे छोटे ऐसे, ठीक है, प्रवर्ध होते हैं जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। ये दीर्घ रोम जो है क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं अवशोषण के लिए, और दीर्घ रोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है। ठीक है, यानी कि इनके साथ अंदर जो रक्त कोशिकाएं हैं वो जुड़ी होती हैं पूरे शरीर में जो जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ दीर्घ रोम के कारण एक तो अवशोषण के लिए क्षेत्रफल बढ़ गया, दूसरा जो भी जो पाचित पदार्थ हैं वो इन्हीं दीर्घ रोमों के द्वारा रक्त कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं। इसे अवशोषण कहा जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि तीसरा चरण है। पहला चरण भोजन का ग्रहण करना, दूसरा चरण जो पूरा हमने पाचन तंत्र में भोजन का जो पाचन है वो समझा है। तीसरा ये अवशोषण रक्त कोशिकाओं में पाचित पदार्थों का। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, भोजन को अवशोषित करके ये जो रुधिर वाहिकाएं हैं ये इसको शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा देती हैं। यहाँ इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए होता है, नए ऊतकों के निर्माण और पुराने ऊतकों की मरम्मत में होता है। अब बिना पचा भोजन जो रह गया है, जिस भोजन का पाचन नहीं हुआ है, वह यहाँ इसमें ये जो चौड़ी सी दिख रही है आपको, ये है बृहद्र आंत्र। ठीक, तो जो बिना पचा भोजन है वो बृहद्र आंत्र में भेज दिया जाता है, जहां फिर से दीर्घ रोम है, वो दीर्घ रोम इस बचे हुए पदार्थ में से जल को अवशोषित कर लेते हैं। हमारे शरीर को बहुत सारे जल की आवश्यकता होती है अलग अलग कार्यों के लिए। ठीक है, शरीर का तापमान स्थिर बनाए रखने के लिए, ठीक है, और रक्त अच्छे से पूरी बॉडी में तैर सके उसके लिए जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये जो दीर्घ रोम है बृहद्रांत्र के अंदर, ये अपच भोजन में से जो अत्यधिक जल है उसे अवशोषित कर लेते हैं, और जो अन्य पदार्थ गुदा रह जाता है, गुदा पदार्थ, ठीक है, गुदा की तरह जो पदार्थ रह जाता है उसे शरीर से बाहर कर देते हैं। ठीक है, अब ये शरीर से बाहर कैसे जाता है?
इस गुदा द्वार से। अंत में आपको दिखाई दे रहा है ये गुदा द्वार, ये छोटा सा गुदा द्वार होता है, ठीक है। तो इस वर्ज्य पदार्थ का बहिक्षेपण, ठीक है, इस वर्ज्य यानी जो वेस्ट पदार्थ है उसका बहिक्षेपण गुदा अवरोधिनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। गुदा द्वार को गुदा अवरोधिनी भी कहते हैं, ठीक है। जो आप जो हमारे शरीर से जो ठोस के रूप में आपने देखा ना, हमारे शरीर से ठोस के रूप में जो वेस्ट निकलता है, ठीक है, वो यही अपच भोजन है। इसे गुदा अवरोधिनी के द्वारा बृहदान्त्र जो है शरीर से बाहर निकाल देता है। यहाँ आपका ये पूरा पाचन तंत्र खत्म होता है। इस पूरे को देखिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो या मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज सकते हो।